Hello everyone and welcome to the P and S Talks. So in our first video we thought of what should we cover, and then we came up with the idea that as we both, me and my partner, are pursuing engineering from IIT Indore, we should cover one of the most essential topics of the engineering life, the competitive programming. The competitive programming not only helps in developing the logic but also helps in grabbing some great internship and placement opportunities. So today we have with us Jaskaran Singh, who became candidate master on Codeforces in just 6 months. Watch this whole podcast to get insights from his journey and begin your CP journey. Hi Jaskaran. Hi Zul. हाय जसकरण। Hi Prahlad. कैसा लग रहा है मास्टर बनने के बाद? अब कोडिंग में कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा? मतलब मास्टर बनने के बाद तो लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी मेहनत काम आई है मेरी, और मतलब कोडिंग का तो बहुत ही सही चल रहा है। मतलब जितना भी करा है मैंने, जितना भी मेहनत की है, सब काम आ रही है। यहाँ आके कैसा लग रहा है, क्योंकि ये भी हमारा पहला पॉडकास्ट है और पहला गेस्ट तुम ही हो, कैसा फील हो रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ काम हो रहा है। लिटरली कुछ एकदम नया और इनोवेटिव आइडिया है, और मुझे ये इस बात का ही बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले मुझे ही बुलाया गया है। तो पहले हमारे बिगिनर फ्रेंड्स जो अभी जानते भी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है, तो उनको एक ब्रीफ दे दो कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इन जनरल। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एज नेम सजेस्ट, इट इज मेनली अबाउट कॉम्पिटिशन। इट इज बेसिकली कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम दी जाती है जो लॉजिक और मैथ पे बेस्ड होती है, मेनली मेंटल एबिलिटी बेस्ड होती है, और तुम्हें एक पीस ऑफ कोड लिखना होता है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड you have to solve that over a domain, like कुछ specifications दी होती है, and you have to compete with others also, and you have to get better of them. So mainly basically यही होता है competitive programming में, problem solve करनी होती है और fix time में करनी होती है और दूसरों से compete करना होता है, और जो better है मतलब तुम्हें हमेशा दूसरों से better ही रहने की चाह होती है, वो होती है competitive programming. Okay. तो अब तुम अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बता दो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैंडिडेट मास्टर बन गए थे और फिर उससे भी ज्यादा मास्टर बन चुके थे बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो ये कैसे अचीव किया तुमने? जैसे कि मतलब मैंने अभी पिछले साल फरवरी में शुरू की थी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। उसके बाद मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब काफ़ी अच्छी लगी, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया उसमें, बिकॉज इट इज बेसिकली अबाउट मेंटल एबिलिटी, और मतलब मुझे ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है। तो मुझे इतना मतलब इंटरेस्ट आया, और मुझे कंपटीशन भी बहुत अच्छा लगता था कि मुझे इन सबसे आगे निकलना है, बाकी लोगों से आगे निकलना है। तो इस वजह से मतलब यही मेरी मोटिवेशन थी। इससे मैं जल्दी मैंने मतलब आगे निकलने की कोशिश की, टॉपिक सीखता गया, और लाइक 6 मंथ में आई गेस मैं कैंडिडेट मास्टर बन गया। और उसके बाद मुझे कैंपस आने के बाद फिर 8 मंथ्स और लगे मास्टर बनने में। बट मेरा मतलब मेन यही था कि मेरी मोटिवेशन यही थी कि मुझे इंटरेस्ट था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इसी वजह से इतनी जल्दी हो पाया ऐसा। जिस हिसाब से तुम्हारा प्रोफाइल है, तुमने एक तो कांस्टेंट ग्रोथ मेंटेन तो की ही है, फिर उसके साथ कोई ना कोई माइंडसेट तो तुम्हारा होगा ही, बिफोर, आफ्टर एंड इन द कॉन्टेस्ट। तो वो माइंडसेट हमारे ऑडियंस को बताओ। मेरा माइंडसेट मेनली चिल का रहता था कि चिल होके देना है, कंटेस्ट देना है तो, बिकॉज कंटेस्ट डजंट जज हाउ गुड यू आर। कंटेस्ट बस ये तुम्हें बस एक अंदाजा देता है कि तुम अभी किस लेवल पे हो, बट वो चेंज कंटेस्ट पे जो भी परफॉर्मेंस हो वो तुम्हारा चेंज नहीं करेगी तुम कितने अच्छे हो। तो मैं यही सोच के देता था कि कंटेस्ट देना है मुझे, प्रैक्टिस के लिए देना है, एक तरह से प्रैक्टिस ही है। मैं ऐसे मतलब ये सोच के नहीं देता है कि टेस्ट दे रहा हूँ मैं। टेस्ट सोच के दोगे तो तुम प्रेशर में आ जाओगे, नॉर्मल प्रैक्टिस सोच के दोगे तुम चिल रह के दोगे, और नॉर्मल अपनी फील के साथ दोगे। तो मैं वही करता था कि कंटेस्ट से पहले भी कुछ नहीं सोचता, और कंटेस्ट में भी मैं चिल होके प्रॉब्लम सॉल्व करता था नॉर्मली, तो इससे सब सही रहता था। सो आफ्टर कॉन्टेस्ट तुम कैसे प्रैक्टिस करते थे और अब सॉल्व कैसे करते थे? लाइक आफ्टर कॉन्टेस्ट मेनली मैं ये देखता था कि कौन से प्रॉब्लम मेरे से हो सकते थे, लाइक मेरे लेवल के हिसाब से कौन से प्रॉब्लम डूएबल थे। अगर वो नहीं हुए मेरे से कंटेस्ट में, तो मैं बाद में वो अब सॉल्व करता था। जो ऊपर के लेवल के थे मैं छोड़ देता है, बिकॉज फालतू में डिमोटिवेट होऊंगा मैं वो प्रॉब्लम्स करके जो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब मेरा यही रहता था अब सॉल्विंग का। अगर मान लो कोई कॉन्टेस्ट में तुम्हारी रेटिंग गिर गई, तो उसके बाद मोटिवेट पहले रहना है, फिर उसके बाद उसको अपसॉल्व भी करना रहता होगा, है ना? तो वो कैसे करते थे? मतलब अगर मेरी रेटिंग गिरती थी, ऑब्वियसली
मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे को भी मतलब ऐसा होता था, थोड़ा डिमोटिवेशन होता था कि मतलब गिर गई आज, मतलब मेरे दिमाग में ये ख्याल आते थे कि मैं इतना अच्छा हूँ कि नहीं, मतलब मेरी रेटिंग गिर गई, अब मैं शायद मेरी जो लेवल था वो खराब हो गया है। बट वो थोड़ा टाइम के लिए था, बट फिर मैंने सोचा कि देखो लेवल तो वही रहेगा तुम्हारा, जितना तुमने सीखा वो उतना ही रहेगा। एक आधे कंटेस्ट में वो लक बेस्ड होता है, ठीक है, लक बेस्ड होते हैं कंटेस्ट में, कभी कभी प्रॉब्लम कुछ ऐसा आ जाता है, कभी कभी तुमसे नहीं बनता है, तो मेनली यही है कि तुम्हारा लेवल सेम है बट कभी कभी तुम्हारी रेटिंग गिर जाती है, वो मेनली लक बेस्ड होता है या फिर कुछ ना कुछ फैक्टर होता है। तो तुम्हें कभी डिमोटिवेट नहीं होना, तुम्हें पता है तुम्हारा लेवल क्या है, अगर तुम उस लेवल के हो तुम्हारे अगले कंटेस्ट में वो रेटिंग वापस आ जाएगी, तो कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वो समझ तो थोड़ा मतलब हताश हो जाते हैं लोग, बट डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और तुम्हें कब ऐसा फील हुआ है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, या फिर तुम टॉपिक कैसे कवर करते हो जो सीपी में आते हैं? बेसिकली टॉपिक में ऐसा होता था, जैसे मैंने प्रॉब्लम देखा कोई नहीं हुआ, और वो मतलब रेटिंग रेंज में, मतलब लाइक मेरी 1600 रेटिंग है, तो लाइक 1700-1800 रेटिंग का प्रॉब्लम है और रेंज में है, बट मुझे वो टॉपिक नहीं आता है। तो मैं सोचता था कि ये 1700-1800 का बनना चाहिए मुझसे, तो मुझे वो टॉपिक भी सीखना चाहिए जिससे हो रहा है। तो इस वे में मैं टॉपिक सीखता था। इनिशियली जो मैंने टॉपिक सीखे वो मैंने ऐसे नहीं सीखे, प्रॉब्लम के थ्रू नहीं सीखे, मैंने सीधा यूसाको गाइड से शुरू किया और मतलब बेसिक टॉपिक सीखने शुरू किए। बाद में फिर जैसे जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम मिलता है किसी टॉपिक का, तो टॉपिक उठा लिया और कर लिया। इस तरह से तुम मतलब एक फ्लो भी बना रहता है, तुम प्रैक्टिस भी करते रहते हो और थ्योरी भी सीखते रहते हो। ऐसा नहीं होता है कि तुम सिर्फ थ्योरी सीखते रहो, अगर सिर्फ थ्योरी सीखते रहो तुम बोर हो जाओगे। तो मतलब तुम लाइक फ्लो के साथ चलोगे ना, तुम्हारा अपना मन करेगा कुछ टॉपिक वगैरह सीखने का, तो ऐसे ही करना चाहिए। तो फिर तुमने अभी फ्लो की बात की, तो फ्लो क्या रहना चाहिए एक बिगिनर के लिए, कि वो कैसे स्टार्ट करे, कैसे वो कौन कौन से टॉपिक्स को लेवल वाइज पढ़ते रहे, वो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? और एक और एड ऑन क्वेश्चन कि ये तुमने यूसाको के बारे में बताया, उसके बारे में थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हो? हाँ, तो सबसे पहले बिगिनर्स के बारे में बताऊं, तो बिगिनर्स के लिए बोलूँ तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो सीपी के लिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा C++ ही चूज करो, वो सबसे सही रहती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद तुम सबसे पहले बेसिक सीखो C++ प्रोग्रामिंग। कोई भी तुम ट्यूटोरियल देख लो, किसी भी 3-4 घंटे की वीडियो में तुम्हें प्रॉपर जो बेसिक्स होते हैं, अरे स्ट्रिंग वगैरह सब सिखा देंगे, वो तुम्हें सीखना है मेनली। उसके बाद तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हो। लाइक मैं सजेस्ट करूंगा कोडशेफ पे स्टार्ट करना। कोडशेफ पे इजी लेवल होता है, कोडशेफ पे इजी प्रॉब्लम उठा लो, उस पर स्टार्ट करना शुरू कर दो। और CF पे भी 800 रेटिंग वाले प्रॉब्लम उठा लो। उसके बाद जैसे तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगी, तुमसे प्रॉब्लम बन रहे हैं, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, 900 रेटिंग, देन 1000। तुम ऐसे ऐसे करते रहोगे, तुम्हें थोड़ा लगेगा कि तुम मतलब लेवल अचीव कर रहे हो, मतलब मोटिवेशन खुद ही आएगा तुम्हें करने का। उसके बाद ऐसा एक टाइम पे ऐसा होता है कि तुम्हें नए टॉपिक सीखने की जरूरत पड़ती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसके बाद तुम टॉपिक सीखना शुरू करो। और टॉपिक मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, यूसाको से सीखो, यूसाको पे सब कुछ है। तुम्हें कोई टॉपिक सीखना है यूसाको गाइड से सीखो। तुम मतलब नेट पे सर्च कर लेना, usaco.guide वो एक साइट है, उस पर तुम्हें सब सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो जैसे तुम्हें लगे कि तुम थोड़ा मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो तुम टॉपिक सीखना शुरू कर देना। और टॉपिक के साइड बाय साइड तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी है प्रॉब्लम्स की। और मेरा तो यही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन थ्योरी। मतलब जितना थ्योरी पढ़ो उससे ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, इससे तुम लाइक बेटर हो पाओगे। तुम्हारी इतनी लंबी जो जर्नी थी, मास्टर तक बने, फिर 5 स्टार भी बने, तो 5 स्टार एट कोडशेफ, तो इसमें कहीं ना कहीं तो तुम्हें लगता होगा कि तुमने कोई मिस्टेक्स की है पहले पास्ट में, जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो तुम्हें और हेल्प करती अगर आप नहीं करते तो कोई मिस्टेक्स है तुम्हारी जर्नी में? मिस्टेक मैं ये कहूँगा, लाइक जब तक घर पे था तब तक तो सब सही था। जब कैंपस आया तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो वेस्ट किया है। कैंपस पे नहीं हो पाती इतनी पढ़ाई, तुम मतलब ऐसे मस्ती में लग जाते हो। ये तो है, तुम्हें खुद पता है, ठीक है। तो वही है कि कैंपस आने के बाद काफ़ी कम, जैसे तुम देख सकते हो, मैं 6 महीने में कैंडिडेट मास्टर बन गया था और वो मैं घर पे बन गया था। मेरी लाइक 2048 रेटिंग घर पे थी, और कैंपस आने के बाद अब जाके मैं मास्टर बना हूँ 8 महीने में। तो तुम देख सकते हो मैंने कुछ खास किया नहीं है उसके बाद। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं घर पे बहुत कुछ मैंने टॉपिक सीखे। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस बंद कर दी, मैं प्रैक्टिस यहाँ करता था, कंटेंट देता था, पर टाइम कम हो गया, थोड़ा 2 to 3 आवर्स हो गया था। और ऐसा भी था कि मैं टॉपिक्स नहीं सीखे, मैंने कैंपस आके कुछ खास टॉपिक्स सीखे नहीं, सारे घर पे सीखे हैं। और मतलब मेनली यही था कि मैं मस्ती में लग गया था और थोड़ा किया नहीं, तो यही मेरी मिस्टेक है जर्नी में, तभी मुझे इतना टाइम लगे मास्टर बनने में।
बट आई होप सो कि मैं आगे अब वापस घर जा रहा हूँ तो वापस से लेवल इम्प्रूव और टॉपिक सीखो. बट स्टिल मास्टर जो बने, भले ही बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड लगा, लेकिन लोगों को नॉर्मल टाइम स्पेंड इतना लगता है 2 या 3 साल लग जाते हैं. हाँ, तो तुमने बहुत अच्छे से, एक तो आपने बोला कि 2-3 घंटे आप कैंपस में भी कोडिंग करते थे. हाँ. तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि कैंपस में हम जब से आए तब से तो बहुत ही मुश्किल टाइम हो वेस्ट हुआ है. टाइम मैनेजमेंट यार मेनली बताओ ना, तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है. तुम हर चीज के लिए टाइम निकाल लेते हो. अब वो मन के ऊपर ही है. तुम अगर तुम्हारा मन नहीं, तुम कभी निकाल ही नहीं पाओगे. तुम मस्ती ही करते रहोगे, तुम्हारा कोई मन करेगा ही नहीं. देखो, मन बनाना पड़ता है. तुम इतना टाइम वेस्ट करते हो, 2-3 घंटे निकाल सकते हो. और 2-3 घंटे अगर निकाल रहे हो ना, मतलब 2-3 घंटे ढंग से करना है. ये बाकी लोग मतलब ऐसा करते हैं कि 2-3 घंटे निकाल लेते हैं, बट उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं और दिमाग चल रहा होता है. वही है, अगर मन नहीं है तो उन्हें वैसे भी नहीं हो पाएगा. तो 2-3 आवर मन के साथ इजी. और तुम्हारी जो पूरी टॉक थी इसमें प्रैक्टिस बहुत बार आया. तो तुम क्या सजेस्ट करोगे, कैसे करते हो तुम प्रैक्टिस, और बिगिनर को क्या सजेस्ट करोगे कि तुम कैसे करो प्रैक्टिस? और एक और एडन क्वेश्चन करूंगा, जब अपसॉल्व करते हैं तो अपन एडिटोरियल रहते हैं उसमें, तो कितनी देर बाद वो एडिटोरियल देखना चाहिए या देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो क्या सजेस्ट करोगे तुम? हाँ, तो सबसे पहले ये कि प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस का ये है कि मेरा प्रैक्टिस से ये मतलब है कि कोड फोर्सेस, कोड शेफ ऐसी साइट्स पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते रहो और अपने लेवल के सॉल्व करते रहो. ऐसा नहीं है कि तुम 800 रेटिंग वाले, अगर तुम्हारा 1300 लेवल, तुम 800 वाले ही कर रहे हो. जो तुम्हारे लेवल के 1300 रेंज में, 1400, 1500 इस रेटिंग वाले करो. कोड शेफ पे भी जो तुम्हें लग रहा है जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उससे तुम ग्रो होगे. जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उससे तुम सीखोगे कुछ ना कुछ कि इसमें ऐसा करना था. इससे तुम मतलब यही होती है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के साथ तुम चीजें सीखते हो, प्रॉब्लम के थ्रू तुम चीजें सीखते हो कि इसमें कौन सा अलग तरीका लग रहा है, और तुम खुद से सोचते हो वो तरीका, तो तुम आगे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो तुम वो सॉल्व कर पाते हो. तो इससे तुम्हारा लेवल बढ़ता है. तो प्रैक्टिस मेनली लेवल बढ़ाने के लिए होती है. बस तुम्हें मतलब काफी प्रैक्टिस में मतलब ऐसा है, देखो मैं तो कहूंगा कि 5 क्वेश्चन एटलीस्ट रोज करा ही करो. ये काफी सही है प्रैक्टिस के लिए. इससे तुम्हारा माइंड भी सही रहेगा कि मतलब तुम्हें प्रैक्टिस बनी रहेगी सीखने की. और एडिटोरियल वाला पार्ट? हाँ, एडिटोरियल वाला पार्ट, लाइक अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो और तुमसे नहीं हो रहा है, मुझे पता है कि क्वेश्चन को काफी देर लेके बैठे रहोगे और तुमसे नहीं हो रहा है, तो तुम ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाओगे. बस मेन ध्यान ये रखना है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है. मैं यही करता था कि अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ तो मैं देख लेता है एडिटोरियल. तो अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो देख लो, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होने के बाद कोई फायदा नहीं है. तुम वैसे ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग चलेगा ही नहीं. तो मतलब मान लो 1.5 or 2 hours काफी है एक प्रॉब्लम के लिए, अगर ज्यादा ही टाइम लगा रहा है. उसके बाद एडिटोरियल देख लो. फ्रस्ट्रेट मत होना, नहीं तो तुम फालतू में डिमोटिवेट होगा और तुमको मेरे को करना ही नहीं है, तुम आगे का भी कुछ कर नहीं पाओगे उस दिन, पूरा दिन. मैं बता रहा हूँ. तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, एडिटोरियल देख लो अगर नहीं हो रहा है. और वन गो में पूरा एडिटोरियल देखना है कि बाय चंक देखना है कि मैं इतना भी पढ़ लूँ फिर अपना थोड़ा दिमाग चलाओ कितना बन रहा है मेरे से, कि पूरा एक गो में पढ़ देना है? ये जो तुमने बोला पहले वाला, वो बिल्कुल सही है कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके, लाइक एडिटोरियल में बेसिकली प्रॉब्लम का एक एक करके आइडिया दिया होता है कि क्या क्या है, मतलब क्या क्या हिंट्स है. तो ऑब्वियसली तुम पहले हिंट देखोगे तो तुम्हें कुछ दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि इससे कुछ हो सकता है. तो तुम वैसे सोचोगे, उस हिंट के साथ सोचोगे. फिर नहीं हो रहा है, फिर अगला हिंट देख लो, फिर अगला हिंट देख लो. बट वही है कि हिंट से तुम्हें एक आइडिया लगता है, तो तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि अच्छा ये हिंट है तो मैं इससे ट्राई करता हूँ, अब शायद हो जाए. वो खुद ही मोटिवेशन मिल जाता है. तो हाँ, ऐसी पार्ट बाय पार्ट ही देखना चाहिए एडिटोरियल. पूरा एक साथ देखोगे तो मतलब तुम्हें मतलब डेवलप नहीं होगे अच्छे से, मतलब उसके थ्रू ग्रो नहीं होगे प्रॉब्लम. ओके, सो अब अपन ने इतनी सीपी की बात की, बट एक बिगिनर को सीपी करना ही क्यों है? उसकी बेनिफिट्स, उसमें प्लेसमेंट्स में क्या अपॉर्चुनिटीज, और बाकी उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में थोड़ा अपने ऑडियंस को बताओ. और एक और ऐड ऑन करूंगा मैं, सीपी वर्सेस डीएसए, ये बहुत टॉपिक चलता है, तो इसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करूंगा. ठीक है, तो मेनली सीपी क्यों करना है? सीपी देखो, मैं तो कहूँगा अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तभी करो. मतलब इंटरेस्ट के बिना तुम सीपी वैसे नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारा मन ही नहीं करेगा. तो मतलब मेनली जो लोग करते हैं सीपी, उनके लिए तो स्पोर्ट होती है सीपी, वो मजे के साथ करते हैं और इसीलिए वो अच्छा कर पाते हैं काफी. तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मत ही करो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम फालतू में डिमोटिवेट होगे. बट ये लोगों का रहता है कि सीपी करनी रहती है बिकॉज प्लेसमेंट एंड टर्न के लिए बहुत रहता है कि सीपी चाहिए. तो वो तो है, वो इसलिए सबको करनी पड़ती है. अगर तुम्हें करनी पड़ रही है ना सीपी, तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारा मोटिवेशन लाने का एक ही तरीका है कि कंपटीशन बनाओ अपना. लाइक
तुम अपने दोस्तों को ले लो साथ में, जिनको और जिनको करनी है उनके साथ compete करो कि तुम्हें उनसे बेटर करना है। तुम लाइक अपने दोस्तों को लेकर साथ में स्टार्ट करो, स्टार्ट में बिगिन करो, फिर ऐसा रहेगा कि रेस में कौन आगे, तो उससे तुम अपने आप मोटिवेट होगा कि मेरे को अपने दोस्त से आगे नहीं निकलना है, फिर वो तुमसे आगे निकलना चाहेगा। तो मतलब मेन मोटिवेशन यही है, कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ही है कंपटीशन। तो कंपटीशन से ही मोटिवेट हो सकते हो अगर तुम्हें वैसे इंटरेस्ट नहीं है। तो तुमने अपने दोस्तों के बारे में बताया कि उनके इम्पोर्टेंस, पीयर्स, बट एक टाइम के बाद हमने तुम्हारी प्रोफाइल देखी, तुम जिनके साथ कॉम्पीट कर रहे थे तुम उनसे ग्रो कर चुके थे और उनके साथ फिर कांस्टेंट ग्रोथ मेंटेन भी किया तुमने। तो फिर एक बार तुमने पीयर ग्रुप को पीछे छोड़ दिया तो तुम्हारा फिर नेक्स्ट कैसे, फिर उसके बाद क्या मोटिवेशन है ऊपर जाने? ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने पीयर ग्रुप को पीछे छोड़ दिया ना, उसके बाद ही फिर मेरा इतना मन नहीं किया, उसके बाद मेरी इतनी ग्रोथ हुई नहीं ऑनेस्टली। उसके बाद मतलब मैं एक बार उनसे आगे निकला, फिर कुछ था ही नहीं कि मतलब अब मैं किससे आगे निकलूं। तो मतलब उसके बाद मेरा थोड़ा थम सा गया, तुम देखोगे ग्राफ थम गया, मतलब 1900 फिर ऐसी कैंडिडेट मार्क्स रहा, क्योंकि और कोई बन नहीं रहा था। तो मेरे को भी ऐसा हो नहीं रहा था कि मेरे को इससे आगे निकलना है, तो तभी मैं और कुछ सीख नहीं रहा, तभी मैं मस्ती में चला गया था। तो वही है। पर अब लोग आ चुके कॉम्पिटिशंस में, तो अब तुम स्टार्ट करोगे पूरा उसी टाइप से जैसे तुमने कैंडिडेट मास्टर करा था? अभी लोग मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो मेरे को ऑब्वियसली कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे को पकड़ ले। अब मैं घर जाऊंगा, अच्छे से आगे ही रहूंगा, बिकॉज मेरे को आगे रहना है। पॉजिटिव कंपटीशन। हाँ, पॉजिटिव कंपटीशन। हाँ, ये मेन चीज है, पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। कि मतलब तुम ऐसा नहीं है कि तुम टॉक्सिक हो जाओ कंपटीशन में। हमेशा मतलब पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इज द बेस्ट। बट कंपटीशन अगर हेल्दी नहीं है ना, तो काफी खराब चीज है। कंपटीशन इज गुड, बट नॉन हेल्दी कंपटीशन इज रियली बैड। एंड तुमने पूछा सीपी वर्सेस डीएसए, तो सीपी एंड डीएसए मतलब काफी हद तक, मतलब कुछ पार्ट तक सेम है, उसके बाद 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। अब देखो, अगर तुम सीपी में अच्छे और काफी कर रहे हो ना सीपी में, तो डीएसए तुम्हारा काफी हद तक कवर हो जाता है। बट ये है कि कुछ टॉपिक्स नहीं हो पाते हैं, मतलब कई टॉपिक्स हैं जो अलग से ब्रांच आउट होते हैं सीपी से, एंड दोज आर मस्ट फॉर इंटर्न एंड प्लेसमेंट। अगर तुम्हें मतलब लाइक ओवरऑल मतलब तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा तुम सीपी करो। सीपी के थ्रू तुम्हारा डीएसए का जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन है वो तुम्हारे दिमाग में आ जाती है। उसके बाद तुम डीएसए सीख सकते हो, और तुम्हें इजीली सीख सकते हो, तुम्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा डीएसए में। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, लाइक अभी का ले लो कि अभी तुम्हारा 2-3 मंथ्स है और इंटर्न्स आने वाले हैं, अगर तुमने शुरू ही नहीं किया सीपी, तो सीधा डीएसए करो, बिकॉज डीएसए इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में वही पूछते हैं, और डीएसए के टॉपिक सारे आने जरूरी है। अगर तुम सीपी कर रहे हो तो तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम 1 महीने में डीएसए कर लोगे। तो आपने लीड कोड पे भी डीएसए किया है, आपकी प्रोफाइल से मैंने देखा है। तो डीएसए के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि उसके लिए सोर्सेस क्या होने चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन टॉपिक्स एंड द लैडर्स, व्हाट वुड यू सजेस्ट? मैं कहूँगा, लाइक मैंने जितना लोगों से सुना है, गीक्स फॉर गीक्स पे एक सेल्फ बेस्ड नाम का कोर्स आता है, मोस्टली लोग वही करते हैं और कहते हैं कि अच्छा है। ऑब्वियसली मैंने नहीं देखा है वो ज़्यादा, बट जितना मैंने सुना वो अच्छा कोर्स है, काफ़ी लोगों ने रिकमेंड भी किया है कि वही करो। तो मैं भी यही कहूँगा कि वहाँ से कर लो। डीएसए के सारे टॉपिक्स उसमें गिवन है, वीडियोस गिवन है, मतलब डीएसए के लिए वो सही है। एंड वो सिर्फ थ्योरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली तुम लीड कोड पे जाओगे, इंटरव्यू बिट पे जाओगे, और गीक्स फॉर गीक्स पे मैं लाइक डेली लीड कोड पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, प्रॉब्लम ऑफ द डे, और गीक्स फॉर गीक्स पे भी एक प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करता हूँ। और आई थिंक दैट इज इनफ, क्योंकि मैं लाइक पिछले 2 मंथ से कर रहा हूँ और आगे भी 2 मंथ से इंटरव्यू प्रेप के लिए, तो आई थिंक दैट इज इनफ, एंड दैट इज इनफ फॉर प्रैक्टिस। तो तुम्हें भी एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो रोज करना ही चाहिए, और जो टॉपिक सीख रहे हो उस टॉपिक का अलग से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, ताकि तुम उस टॉपिक में बेटर हो पाओ। तो वो प्रॉब्लम तुम लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स से करते हो, ये सिर्फ डीएसए के लिए। तो डीएसए के लिए वही है कि इंटरव्यू पे गीक्स फॉर गीक्स एंड लीड कोड। और कोई जैसे तुमने कोई पेड वो बताया कोर्स है, वो पेड कोर्स है, तो फ्री कोर्सेज से भी उसी तरीका रहेगा कि तुम क्या सजेस्ट करोगे कि पेड कोर्सेज पे जाओ या फ्री कोर्सेज पे जाओ? देखो, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, मैं तो खुद तो मैं कभी पेड कोर्स लेने नहीं वाला हूँ, बिकॉज मतलब मेरे पास सोर्स है। देखो, यूसाको गाइड है ना, उससे मैं लिटरली काफी कुछ कवर कर सकता हूँ। मतलब उसमें लिटरली काफी कुछ है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, तुम्हें मतलब पूरा अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। अब जिसके पास टाइम नहीं है वो पेड कोर्स पे जाए, स्ट्रक्चर्ड रहता है। हाँ, एक्चुअली पेड कोर्स स्ट्रक्चर्ड रहता है, और तुम्हें मतलब मेरे को देखो, मेरा ऐसा था, मैंने कुछ स्ट्रक्चर में नहीं किया, मैंने रैंडमली किया।
जो मेरे पास आता गया मैंने कर लिया, बट मैंने टाइम बहुत लगाया तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया, तो मुझे ऐसे जरूरत नहीं है किसी स्ट्रक्चर्ड कोर्स पे जाने की। बट किसी बिगिनर के लिए को कम टाइम है, उसको स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बहुत जरूरत है। उसको एग्जैक्टली पता नहीं ना टॉपिक्स कौन से, मुझे तो पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे को और सीखने हैं, किसी बिगिनर को नहीं पता, तो वो स्ट्रक्चर्ड रहता है तो पेड कोर्स बढ़िया रहता है उसके लिए। तुमने यूसाको के लिए पूछा था कि यूसाको में क्या क्या है। यूसाको गाइड का बताऊँ तो लाइक अगर तुम उस पर जाओगे, उस पर सेक्शन है, जनरल सेक्शन है, ब्रॉन्ज सेक्शन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैट। तो जनरल सेक्शन तो ऐसे ही है, वो थोड़ा मतलब ओवरव्यू देता है यूसाको गाइड का और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। उसके बाद ब्रॉन्ज सेक्शन है मेनली, जहाँ से तुम्हें टॉपिक सीखने शुरू करने हैं। यूसाको गाइड में सारे मतलब काफी सारे टॉपिक्स दे रखे होते हैं सेक्शन वाइज, उन टॉपिक्स में पूरी काफी सोर्सेज दे रखे होते हैं थ्योरी के, तुम वहां से सीख सकते हो। मैंने वहीं से सब कुछ वहीं से सीखा है, मैंने जितनी भी थ्योरी सीखी है वहीं से सीखा और काफी अच्छी है। और उसमें ही प्रॉब्लम दिए होते हैं कि मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रैक्टिस भी वहीं से की टॉपिक्स के, और मैं कहूँगा कि मतलब मेरा तो यही मानना है कि काफी बढ़िया है उसमें। मतलब तुम टॉपिक अच्छे से सीख जाते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है टॉपिक में। दो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मतलब ये तुम्हें बताना चाहूंगा कि यूसाको गाइड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं काफी टफ होते हैं कई, तो डिमोटिवेट मत होना, जितने प्रॉब्लम हो पा रहे उतने करना। मैंने भी काफी सारे नहीं किए, मतलब आधे ही कर पाए जितने हर टॉपिक के, मतलब लाइक हार्ड वाले तो काफी मुश्किल हो जाते हैं और लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं यूसाको गाइड। वो नहीं करना है, यूसाको गाइड करो, जितने प्रॉब्लम हो पा रहे करो, उससे तुम मतलब तुम्हारा टॉपिक डेवलप होगा और तुम सारे टॉपिक एक बाय एक सीखते जाओगे। बट वो ये कि टाइम दो, अगर एक साथ सीखोगे तुम बोर हो जाओगे थ्योरी पढ़ते पढ़ते, बस टाइम दो, ये मेन है यूसाको के लिए। और जैसे कोई इंसान अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो तीनों के लिए अलग अलग अप्रोच होगी सीखने के लिए, तो उन सब के लिए थोड़ा ब्रीफ कर दो कि कैसा होना चाहिए। लाइक फर्स्ट ईयर लाइक स्टार्ट फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग। ओके, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में तो लोगों को यही रहता है कि मतलब जेई दे के आए हैं, चिल है सब कुछ, मतलब करना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ठीक है, मतलब सही है, वो अप्रोच सही है स्टार्टिंग की, मतलब 1-2 महीने तुम करो चिल, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सही में आगे निकलना है ना, तुम्हें स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। मतलब मेरा भी देखो, मैंने जनवरी में कर लिया, नवंबर में मेरा कॉलेज शुरू हुआ था, 2 महीने बाद मैंने करना शुरू कर दिया, जनवरी में कर दिया था। बट तुम अगर फर्स्ट ईयर में ना, तुम काफी लाइटली करो, ऐसा मत करो कि तुम लग ही जाओ, घुस ही जाओ। लाइक 2 to 3 hours इज इनफ, 2 to 3 hours तुम मतलब ऐसे, जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि मतलब कैसे स्टार्ट करना है फॉर बिगिनर, तो फर्स्ट ईयर में तुम चिल रह के थोड़ा करो, मतलब। लेकिन फर्स्ट ईयर लिटरली काफी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ईयर में तुम अगर पहले आगे निकल गए, तुम्हें बाद में इतना मेहनत नहीं करना रहता, तुम लोगों से आगे निकल जाते हो और तुम्हारा लेवल अच्छा हो जाता है, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि फिर जब लोग सेकंड ईयर में आते हैं तब शुरू करते हैं, तो थोड़ा उनको इंटर्न का प्रेशर रहता है, और सेकंड ईयर के कोर्सेज फिर कोर वाले आ जाते हैं, उसमें भी बहुत फोकस हो जाता है उनका, मतलब फोकस खो जाता है, वो फिर कर नहीं पाते हैं। मैंने अपने दोस्तों को देखा, लिटरली हमारे ईयर में ज्यादा लोग कर नहीं रहे हैं, मतलब और अभी तो ऑफलाइन सेम था, मतलब ऑफलाइन हो गया था एग्जाम, तो लिटरली लोगों का छूट गया। उन्होंने काफी लोगों ने किए नहीं, मतलब मुश्किल से बहुत कम लोग मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ वही जो कर पा रहे हैं, बाकी लोगों ने छोड़ दिया था। वो ही मुझे काफी गलत लगा कि अब लोग अब शुरू करने वाले हैं 2 महीने, जब इंटर्न के लिए 2 महीने रह गए हैं। ऑनेस्टली तो 2 महीने में नहीं हो पाता है, 2 महीने में तुम टॉपिक ही सीख पाओगे, तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो वो काफी गलत है। अगर तुम्हें इंटर्न के लिए प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 1 साल, मतलब 1 साल तुम्हें मतलब कंसिस्टेंटली करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करना है, 3 hours इज इनफ, ठीक है, 3 hours 2-3 hours दे दो डेली, और कंसिस्टेंटली करना है, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दिया, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस चली जाती है और तुम्हारी नॉलेज चली जाती है, तो वो नहीं करना है। कंसिस्टेंटली करते रहो, 1 साल इनफ है, तुम्हें पता है इंटर्न फोड़ने के लिए 1 साल तुम 2-2 hours दो, इजीली सीखते रहो टॉपिक्स, और काफी है, तो एंड में प्रेशर डेवलप हो जाता है। अच्छा, आपकी जर्नी के हिसाब से अब तक आपको सबसे हार्ड कौन सा टॉपिक लगा, जो कि सीखने में बहुत टाइम लगा और बहुत हार्ड है, और बिगिनर्स के लिए भी शायद थोड़ा हार्ड पड़े? सबसे जो मेनली हार्ड होता है वो होता है डीपी। लोगों को डीपी स्ट्राइक नहीं करती है। एक्चुअली डीपी का क्या रहता है कि क्वेश्चन में स्ट्राइक नहीं करता है कि डीपी से होगा, तो वो एक्चुअली डीपी क्या है, डीपी में लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है, तो उसमें अगर मास्टर तुम्हें करना है ना उसे, तो प्रैक्टिस, उसमें तो लिटरली सिर्फ प्रैक्टिस हो सकता है, बिकॉज तुम क्वेश्चन देख के समझते हो कि इसमें ये डीपी लगेगी, वो डीपी लगेगी, प्रैक्टिस ही तुम डेवलप करते हो उसमें लेवल। बिकॉज स्टार्टिंग में तुम थ्योरी पढ़ लोगे, ठीक है, तुम कुछ क्वेश्चन देख लोगे, क्वेश्चन देख के डीपी आते हैं कि क्वेश्चन देख के एक्चुअली पता लगता है कि इस वे में भी हो सकता है डीपी। तो मतलब डीपी का यही रहता है कि प्रैक्टिस काफी जरूरी होती है, अलग अलग क्वेश्चन देखने रहते हैं डीपी के लिए, तो काफी टाइम लगता है उसमें अच्छा होने के लिए।
उसके अलावा मुझे सेगमेंट्री मुश्किल लगता है। सेगमेंट्री में मुझसे तो नहीं हो पाता है अच्छे से, मतलब क्वेश्चन में लगता है तो मतलब मुझसे कोड नहीं लिखा जाता है अच्छे से, तो मुझे तो काफ़ी मुश्किल लगता है सेगमेंट्री। तो कुछ टॉपिक्स तो होंगे जो कि आई गेस सीपी के लिए थोड़े ज़्यादा होंगे, जो कि सीपी में ज़्यादा यूज़ नहीं होते होंगे, और बट डीएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ उन टॉपिक्स को लिस्ट कर सकते हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो लिंक लिस्ट होते हैं। लिंक लिस्ट डीएसए में पढ़ाया जाता है। सीपी में लिटरली कुछ लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी लाइक क्लास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, वो सीपी में बिल्कुल मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कभी कभी बना लेते हैं, कभी नहीं, मतलब मर्जी है, बिना उसके हो जाता है। बट उसमें नहीं होता है, डीएसए में नहीं होता है। उसमें तुम्हें क्लास वगैरह बनाना पड़ता है, बिकॉज तुम लिंक लिस्ट में तुम्हें नोड वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसके लिए क्लास वगैरह सब कुछ, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो चाहिए। और लिंक लिस्ट के अलावा और भी टॉपिक्स हैं लाइक बाइनरी, मतलब ट्राइज होते हैं, एंड उसके अलावा भी है काफ़ी टॉपिक्स। ओके, सो थैंक यू जसकरण। एंड हमारे ऑडियंस को एक वन लास्ट मैसेज देना चाहोगे कुछ? हाँ, तो मतलब मेरा अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो मेन फोकस तुम्हारा मतलब तुम्हें मेनली मोटिवेटेड रहना थ्रू आउट द जर्नी, एंड कंपटीशन ही सर्च करना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मींस कंपटीशन, सो सर्च द कंपटीशन एंड विन इट। थैंक्स जसकरण, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट। Thanks for watching the video. All the link provided in the description. You can check it out. And don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. Thank you.